हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, एक नए टॉपिक से लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक जिसका भी मिस हुआ है बेटा वो वीडियो से कवर करेगा, इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना बेटा, लास्ट टॉपिक का इस नए टॉपिक से लेना देना कुछ नहीं है। यानी कि ये टॉपिक सबको समझ में आ सकता है चाहे वो आज फर्स्ट डे आकर बैठा हो। ठीक है जी। बाबू, टॉपिक बहुत जरा सा है, कुछ 10 मिनट का। टॉपिक खत्म होते ही बेटा मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। 6 न्यूमेरिकल है, वो 6 मिनट के हैं। ठीक है जी। और आज चैप्टर का भोग डल जाएगा। कल आएंगे वो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मतलब मैं अगले 1 डेढ़ हफ्ते का शेड्यूल बता दूं आपको। नया टॉप चैप्टर है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाबू, अगर उसकी थ्योरी समझोगे तभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, और उसका बेटा न्यूमेरिकल पेपर में आना कंफर्म होता है। जब मुझे कंफ्यूजन थी ना कि रेनबो में 4 चैप्टर आ रहे हैं, वो आ रहे थे दूसरी बुक के हिसाब से, तो मैंने ना बेटा, आप ऑडियो सुनकर देखे ना, बोला हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल पेपर में लिख लो, बोला हुआ है ऑडियो में। तो बाबू मैं बता देता हूँ, अगले 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो थ्योरी लेक्चर होंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे। ठीक है जी। 1.5 हफ्ते का शेड्यूल ये है कि मुझे चैप्टर 4 तक पैक करना है। ठीक है जी। और उसके आगे का भी अगर बताना हो तो बेटा मैं स्टैट्स की थ्योरी शुरू करूंगा, क्योंकि जुलाई में बाबू कुछ स्कूल खुलते ही पहले स्टैट्स के 2-3 चैप्टर आ रहे हैं थ्योरी के। ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म करते ही बेटा थ्योरी शुरू करेंगे। वो बात अलग है कि शायद 1.5 हफ्ते बाद टाइम चेंज हो चुका हो थोड़ा सा आपका, है ना। नींद भी आती है आपको बहुत। आओ खैर आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, काइंड्स ऑफ डिमांड। बेटा सब सामने देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड कह लो या काइंड्स ऑफ डिमांड कह लो। सर 9 तरीके की डिमांड होती है। ठीक है, वो बात अलग है कि हमें ज़्यादातर समझ बेटा 1 या 2 तरीके की होती है। बाबू आप सबको ये तो पता है ना बेटा, डिमांड इज अफेक्टेड बाय मैनी डिटर्मिनेंट्स, डिमांड इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। वो डिमांड बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, ये सबको पता है। बाबू याद करो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, याद करो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, याद करो इनकम ऑफ कंज्यूमर, याद करो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, याद करो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। और अगर मार्केट डिमांड की बात करूँ तो 3 फैक्टर और ऐड हो जाते हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर की बात कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर लो। ठीक है जी। ये सब आपने मुझे सुनाए हुए हैं। वो बात अलग है कि बेटा रट्टे इतने मार मार के सुनाए हुए हैं कि बाबू हम रट्टे इतना जोश से हैं कि 5 मिनट बाद भूल भी चुके होते हैं। अगर जिसने ये हेडिंग बिल्कुल तरीके से समझी हुई है ना, उसके दिमाग में फिट बैठी हुई होगी। चलो खैर चर्चा करते हैं। बाबू आप देखोगे ना, मैं ज्यादातर इस टॉपिक में ना उन डिटर्मिनेंट का यूज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मोर और लेस उन डिटर्मिनेंट का यूज होगा। इधर देखना सब। बाबू पहली डिमांड का नाम दिया गया प्राइस डिमांड। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जैसा नाम दिया गया वैसे ही उड़ा दो इसको, मिनट नहीं लगना चाहिए। बाबू ऐसी डिमांड रिलेशनशिप बताती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सबसे सिंपल बात, जिस कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हो उसी कमोडिटी के मैं प्राइस की भी बात कर रहा हूँ। सबसे सिंपल बात, प्राइस डिमांड क्या होती है बाबू? जो रिलेशनशिप बताती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगर इसको फंक्शनली रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकल फॉर्म में, तो बाबू मैं ऐसे लिखता हूं। याद है मैंने कभी पहले भी लिखा था बेटा कुछ काम को ऐसे, यानी कि बेटा अगर मैं एक्स कमोडिटी की बात कर रहा हूं, एक्स कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहा हूं, तो बाबू मैं ऐसे लिख रहा हूं कि डिमांड जो है एक्स कमोडिटी की वो फंक्शनली रिलेट करती है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी से। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है, मुझे ज्यादातर इसका वैसे कुछ करना नहीं है। आपको बात समझ में आनी चाहिए प्राइस डिमांड क्या होती है। क्या होती है प्राइस डिमांड? जो रिलेशनशिप बताती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़ जाए। बाबू सामने देखना मेरी तरफ। बेटा अगली डिमांड है इनकम डिमांड। मैं तो कह रहा हूं बेटा जैसा नाम है वैसे ही मिनट भी ना लगाना, उड़ा देना। समझदार को इशारा काफी। ये किस किस के बीच के रिलेशनशिप बताएगी? इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और अगर आप बड़े समझदार हो, मैं एक बात बोल देता हूं, जिसको समझ में आ जाए और वो हैंड रेस कर देना। बाबू अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है, चाहे प्राइस कांस्टेंट मान लो आप, ठीक है, मान लो कोई चीज मार्केट में मिलती है, मान लो अमूल बटर 10 रुपए का मिलता है, ठीक है,
और 10 का ही मिलता रहेगा, प्राइस को मैंने बिल्कुल कांस्टेंट मान लिया। लेकिन पहले आपकी दिन की इनकम 500 रुपए थी, अब आपकी दिन की इनकम 1500 रुपए है। सर डिमांड बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? पक्की बात है ना? बस बड़ी सीधी सी बात है सर। ऐसी डिमांड रिलेशनशिप बताती है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, दैट्स इट। और बाबू मैंने एक और बात एक्सटेंड कर दी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पक्का बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सच बात तो ये है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात समझ में आ रही है? दो डिमांड समझ में आई? ये तो नाम से ही क्लियर हो रही थी दोनों की दोनों, प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड। सर तीसरे तरीके की डिमांड होती है क्रॉस डिमांड। उत्तर ये क्या चीज होती है क्रॉस डिमांड? सर ये ना अपने प्राइस से अफेक्टेड नहीं होती डिमांड, क्रॉस डिमांड है, अपने प्राइस से अफेक्टेड नहीं है। बाबू ऐसी डिमांड रिलेशनशिप बताती है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपको याद है रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। मेरी तरफ देखते रहेंगे सब सामने। सर बात बड़ी इतनी सी है जितनी मैंने बोली, पर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ थोड़ा सा बस। सर क्रॉस डिमांड क्या है? बाबू ऐसी डिमांड रिलेशनशिप बताती है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स की दो तरीके खत्म हो चुकी है जितनी नोट्स में लिखी है, मैं थोड़ी सी बात आगे कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर समझदार एक बात बोल दूं, मान लो मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स लेता हूँ, वन इज कोक, बाबू मान लो कोक, ये इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो बेटा डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है कमोडिटी की? जो गिवन कमोडिटी है मेरी कोक, दोनों 10-10 रुपए की थी, आज होगी पेप्सी, क्या होगा बेटा? कोक पे डिमांड शिफ्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो ये तो सबको पता है ना कि कहीं ना कहीं रिलेशन होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी। ये तो सबको पता लग ही रहा है रिलेशन होती है, बस वो रिलेशन बताता कौन है? वो रिलेशन बताती है क्रॉस डिमांड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तीन तरीके के डिमांड पक्का से क्लियर? पक्का। आगे बढ़े बाबू। चौथे तरीके की डिमांड का नाम है ज्वाइंट डिमांड। नहीं लिख रहा, समय की बर्बादी है, नोट्स में लिखा हुआ है, मैं भी रीड भी करा दूंगा। तो चौथे तरीके की डिमांड का नाम है ज्वाइंट डिमांड। बाबू कुछ प्रोडक्ट दुनिया में ऐसे होते हैं जो ना साथ साथ डिमांड किए जाते हैं, ज्यादातर आप देखोगे ना साथ साथ डिमांड हो रहे हैं, हमेशा दो नहीं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जब भी साथ में डिमांड किए जाए तो उनकी डिमांड को बोलेंगे ज्वाइंट डिमांड। जैसे कि बेटा मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, मोबाइल के बिना सिम कार्ड यूजलेस, सिम कार्ड के बिना मोबाइल यूजलेस। सर देखते हो ना ज्यादातर तो साथ में ही डिमांड किए जाते हैं। सर बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल, बैट के बिना बॉल खराब, बॉल के बिना बैट खराब। अगर क्रिकेट खेलने तो दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है आपको। समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ दो से ज्यादा कमोडिटी भी हो सकते हैं। मिल्क, सर अगर चाय पीनी है तो सिर्फ मिल्क की डिमांड नहीं हो सकती, टी की भी डिमांड करोगे, शुगर की भी डिमांड करोगे साथ साथ। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्या बोलते हैं बेटा? ज्वाइंट डिमांड, जो साइमल्टेनियसली डिमांडेड होते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा बात? ज्वाइंट डिमांड समझ में आती है? वो एक अलग तरीके की भी डिमांड है कंपोजिट डिमांड। फिफ्थ टाइप ऑफ डिमांड है कंपोजिट डिमांड। वो ये कंपोजिट डिमांड क्या होता है? अगर एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं तो उसके डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है बेटा आपको नोट्स में, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे इस्तेमाल है भाई। देखो पहली बात तो ये समझ में आता है हाउस होल्ड पर्पस है, दूसरी बात ये समझ में आता है कि कॉमर्शियल पर्पस है। पिताजी की दुकान पे भी तो मीटर लगा हुआ है भाई, मेरा जो मीटर लगा हुआ है बाहर कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ है, मेरा कोई हाउस होल्ड में रहता तो ही नहीं, यहाँ पर रेजिडेंशियल मीटर थोड़ी लगा हुआ है भाई। हाउस होल्ड की भी डिमांड है, कॉमर्शियल भी डिमांड है, इंडस्ट्रियल भी डिमांड है। और अगर हाउस होल्ड में ही देखो तो कितनी चीजों में इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिसिटी भाई। घर पे देखो रेफ्रिजरेटर को नहीं चाहिए, एसी को नहीं चाहिए, मोटर को नहीं चाहिए, फैंस को नहीं चाहिए। एक ही प्रोडक्ट के जब इतने सारे यूजेस होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। अगेन बाबू मैंने एक दिन पहले भी बात की, मिल्क का भी एग्जांपल आप सोच सकते हो। मिल्क इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर मेकिंग बटर, कर्ड, घी, पनीर। भाई एक ही प्रोडक्ट है भाई, कितने इस्तेमाल दिख रहे हैं?
ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। 5 तरीके की डिमांड समझ में आई? पक्का से बाबू सिर्फ 30 सेकेंड्स, पांचों तरीके की डिमांड पढ़ दो, अगली 4 1 मिनट के बाद इकट्ठा डिस्कस करेंगे। एक का नाम लिखा होगा डेराइव्ड डिमांड और एक का नाम लिखा होगा डायरेक्ट डिमांड, है ना, ऐसे ही लिखा है। चलो खैर समझते हैं प्यारे बच्चों इस चीज को भी, डायरेक्ट डिमांड क्या चीज होती है और डेराइव्ड डिमांड क्या होती है। सामने देखना सर, समझ में आ रहा है? डेराइव्ड डिमांड, प्लीज मेरी तरफ देखो, मैं वर्ड से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वर्ड से याद रह जाएगा ना तो शायद किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना लोगे। बाबू वर्ड है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव मतलब किसी से डिराइव कर रहे हैं अपने डिमांड को। अच्छा लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाबू एक इंसान ना पैटिस फैक्ट्री ऑपरेट करता है, पैटिस बनाता है रोज सुबह, ठीक है बाबू, वो ना 500 पैटिस रोज बनाता है क्योंकि उसके पास डिमांड ही इतनी है, ठीक है। और बेटा रोज ना 100 केजी कोल लग जाता है, कोयला लग जाता है उसका 100 किलो, ठीक है। आपको पता है ना पैटिस कैसे बनती है, वो भट्टी में फेंकते हैं कोल को, पहले पूरी भट्टी गर्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे कोल डालते जाते हैं और पैटिस बनाते जाते हैं, ये प्रोसीजर है, ठीक है जी। 500 पैटिस रोज बनती हैं, 100 केजी कोल है। बाबू आज उनको ना एक स्कूल ने ऑर्डर दिया कि हमें अपने हर स्टूडेंट को एक एक पैटिस देनी है, 1000 पैटिस हमें चाहिए, ठीक है। उनके पास ऑर्डर आ गया 1000 पैटिस का। उन्होंने ना जिस कोल सप्लायर से वो कोल खरीदते हैं उसको कॉल करके कहा कि आज आप हमें काम करना, 200 केजी कोल एक्स्ट्रा देना, क्योंकि हमें 1000 पैटिस और बनानी है। 100 केजी तो नॉर्मल आता है, वो तो आता ही आता है, 500 तो हम भी नॉर्मल बनाएंगे, पर 1000 का एक स्कूल का ऑर्डर है, 200 केजी कोल और देना। अगर आप समझदार हो तो आपने मेरी बात पकड़ी हो। सर देखो डायरेक्ट डिमांड ना पेटिस की आई है, पर कोल ने अपनी डिमांड डिराइव की है फ्रॉम द डिमांड ऑफ पैटिस। कोल की डिमांड नहीं है यहाँ, जो स्कूल से पर्सन आया, जो रिप्रेजेंटेटिव आया स्कूल का, उसने ये नहीं कहा जी मुझे कोल चाहिए, उसने कहा जी मुझे पेटिस चाहिए, 1000 पेटिस चाहिए। डायरेक्टली डिमांड किस चीज की आई, पेटिस की। लेकिन कोल ने अपनी डिमांड डिराइव की है फ्रॉम द डिमांड ऑफ पेटिस। कोल की डिमांड नहीं है यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल में, कोल ने तो अपनी डिमांड डिराइव नहीं करी पेटिस की डिमांड से। सेम वे अगर मैं एक बात और समझाने की कोशिश करूं, एक बेटा कंपनी है जो कैंडी बनाती है, ठीक है बाबू, रोज कैंडी बनती है उनके यहाँ पर, केजी के हिसाब से मान लो वो कैंडी बेचते हैं बाबू, 100 केजी कैंडी रोज बेचते हैं और 50 केजी शुगर रोज खरीदते हैं, ठीक है। 50 केजी शुगर रोज खरीदते हैं और 100 केजी कैंडी रोज बेचते हैं। वो उनके पास एक बल्क ऑर्डर आता है आज कि हमें 500 केजी कैंडी चाहिए। उन्होंने क्या करा, अपने शुगर सप्लायर को कॉल करी कि जी आपने क्या करना है, मुझे इस बार 250 किलो शुगर आज एक्स्ट्रा देनी है। सर अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप मेरी बात दोबारा ग्रैस्प कर पाए हो, सर डायरेक्ट डिमांड कैंडी की आई है, शुगर की नहीं। शुगर ने अपनी डिमांड डिराइव की है फ्रॉम द डिमांड ऑफ कैंडी। बात समझ में आती है? पक्का से डायरेक्ट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। बाबू 2 तरीके की डिमांड ही बचती है, एक ऑल्टरनेटिव डिमांड और दूसरा कॉम्पिटिटिव डिमांड। बाबू सामने देखना, मैं पढ़ने का टाइम दे दूंगा, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। बाबू ऑल्टरनेटिव डिमांड ये क्या होता है? बाबू जब किसी वांट को सेटिस्फाई करने के वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो मार्केट में, तो ऐसे डिमांड को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिमांड, ठीक है जी। मैं एक बात बोलता हूँ, मान लो आपके घर में एक वेडिंग है और आप शॉपिंग पे निकले हुए हो विद योर फैमिली, ठीक है, और 5 बजे से शॉपिंग पे निकले हुए, 9 बज गए, आज किसी दुकान पर आपको शॉपिंग करते, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैंने प्रॉपर डिनर करने का, ठीक है। सर एक बात बताओ, आज की तारीख में मान लो आप किसी भी मोहल्ले में खड़े हो भाई, आपका डिनर करने का मूड है, सर कितने ऑप्शंस हैं आपके पास डिनर करने के, कितने रेस्टोरेंट नजर आ जाएंगे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारे शहर में, तो बड़े शहरों में शायद हमारे से भी ज़्यादा नजर आएंगे, सिर्फ हमारे शहर की बात करो। क्या मैं एक बात बोलता हूँ, रात को 8 बजे आप कोट रोड पर हो, आपका वाइट पास्ता खाने का मन है, सर कितने रेस्टोरेंट सप्लाई कर सकते हैं कोट रोड पर? सिर्फ 10 से 15 होंगे, ठीक है ना, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट नहीं गिनने उंगलियों पर, ठीक है जी, मुझे पता है आप गिनवा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बात तो समझ में आती है 10 से 15 रेस्टोरेंट होंगे।
समझ में आया? ऐसे डिमांड को क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेटिव डिमांड। आगे बढ़ जाए। पक्का से क्या मैं बोलता हूँ, यू आर ऑन अ कोर्ट रोड और आज मैंने पिज्जा खाने का, सर अगेन बहुत सारे रेस्टोरेंट सप्लाई करती है। बर्गर खाने का मन है, सर बहुत रेस्टोरेंट है, 1 किलोमीटर में ही बहुत रेस्टोरेंट है। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, पक्का से आगे बढ़ जाए। सर लास्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। समझ रहे हो? ठीक है बाबू, लास्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। वैसे सुबह का टाइम कितना अच्छा है, देखो एक बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकल रही भाई साहब, ऐसे लग रहा है कौन सी ग्रहों की सोच में है ये बेचारे, कोई ऊपर देख रहा है, पता नहीं कहाँ की सोच में है। ये क्या हो गया? ये बड़ा प्यारा टाइम है, बदलने का भी मन नहीं है बाबू। कॉम्पिटिटिव डिमांड ये क्या होती है? कॉम्पिटिटिव डिमांड सामने देखना बेटा बाबू, ये बात चल रही है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स की। बाबू दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगेन हम तो बहुत दिनों से एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, कोक एंड पेप्सी। ठीक है जी। वैसे बाबू स्लाइस और माजा भी हो सकता है। कभी पिया आपने स्लाइस? माजा पिया? स्लाइस नहीं पी? माजा से ज़्यादा टेस्टी होती थी यार, मतलब एक पुराना टेस्ट याद है, तो मुझे अरसा हो गया, 10 साल हो गए होंगे शायद पिए हुए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है जी, लेकिन मुझे लगता है स्लाइस का टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, लगभग एक जैसा लगता है, पर कुछ थोड़ा सा तो बेटर होता है ना कोई किसी से। सर अच्छा, अगर कोई चीज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की, सर अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो ये कंफर्म है कि दूसरी में से ही शिफ्ट हुई होगी, दूसरे की गिरेगी। अगर दूसरे की गिरेगी तो ये कंफर्म है बेटा एक पहले की बड़ी होगी। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो ऐसे ही शिफ्ट हो रहे होते हो। सर जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, यूजर वही है भैया। जियो फाइबर से सेटिस्फाई नहीं हो तो एक्सट्रीम फाइबर लगवा लेते हो, एक्सट्रीम फाइबर से सेटिस्फाई नहीं तो जियो फाइबर लगा लेते हो। एक की डिमांड बढ़ेगी दूसरे की गिरेगी, दूसरे की बढ़ेगी उसकी गिर जाएगी, यही होता है ना सर। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, मैंने 4 तरीके की डिमांड और बढ़ा दी। लो 40 सेकंड, फटाफट से खत्म करो, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, जल्दी करना। लो पुत्र बेटा, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल शुरू करने से एक बात बता देता हूँ, एक ही टॉपिक पे न्यूमेरिकल। ठीक है, टॉपिक भी क्लियर कर देता हूँ सबसे, मतलब जो टॉपिक चूज किया गया वो टॉपिक ही बहुत अच्छा था। खैर आपके लिए तो फायदा ही है बाबू, पास ही तभी हो सकते हो तुम। ठीक है जी, मुश्किल टॉपिक चूज कर लेते तो तुम्हारी जान ना निकल जाती बाबू। एक टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, याद होगा बाबू, सबसे पहले दिन टॉपिक शुरू किया था मैंने, इसी पर हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल 6 ही हैं, 6 मिनट लगाने, पर बाबू इस पर हैं तो थोड़ी सी बात कर देता हूँ। सर याद है वैसे उसमें फर्क क्या होता था? इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? वन सिंगल गुड्स और सर्विस और वन सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, इट इज इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना, एक गुड्स और सर्विस की बात चल रही है, एक सिंगल कंज्यूमर की बात चल रही है, ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड? वन सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल द कंज्यूमर, दुनिया के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। सर याद है ये बात? यार इतना इतना तो याद होना चाहिए ना यार, इंडिविजुअल और इस पर है सारे न्यूमेरिकल और कुछ नहीं है। ठीक है जी, आओ बाबू 6 मिनट में 6 फोड़ रहे हैं बाबू, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, सिर्फ सामने देखो आप, हम यहीं पर कर देंगे 6 के 6 न्यूमेरिकल। ठीक है जी, मुझे लगता है कुछ चीजों के लिए तो बेटा बस मुंह जवानी काम हो जाएगा, पेन भी नहीं उठाएंगे बाबू। कहता है देयर आर 3 हाउसहोल्ड्स ए बी एंड सी इन द मार्केट। कहता है पूरी मार्केट में 3 ही हाउस होल्ड है, ए बी और सी। बहुत बढ़िया, 3 ही है तो 140 करोड़ कह देता तो टोटल करते करते मर जाते बाबू। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द डिमांड फॉर हाउस होल्ड बी एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। कहता है बी की डिमांड निकाल दो वेरियस प्राइसेस पर। सर ये है वेरियस प्राइसेस, हाउस होल्ड ए की डिमांड, हाउस होल्ड बी की डिमांड मुझे कैलकुलेट करनी है, हाउस होल्ड सी की डिमांड और मार्केट डिमांड। कोई लेवल नहीं मिला क्वेश्चन का, प्लस माइनस तो कर ही रहे थे बचपन से, तो समझ गए ना क्या करना है बाबू। मेरे पास मार्केट डिमांड है, मेरे पास पूरी मार्केट की डिमांड है और मार्केट में 3 ही लोग हैं, ए बी और सी। समझदार को इशारा काफी। सर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्केट मेरे पास है, ये किसके बराबर होती है? डिमांड ऑफ ए
डिमांड ऑफ बी, डिमांड ऑफ सी। मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, सारे कंज्यूमर की डिमांड को जोड़ दो, तीन तो कंज्यूमर है, मार्केट डिमांड मेरे पास है, ए की डिमांड मेरे पास है, सी की डिमांड मेरे पास है, बी की डिमांड नहीं निकलेगी, सेकंड्स में निकल जाएगी। आओ निकालते हैं। सर टोटल डिमांड 52 है, ए और सी की डिमांड मिलाकर 34 है। बाबू 52 माइनस 34 18। बाबू ए की डिमांड 16, सी की डिमांड 32 48, 72 माइनस 48 24 निकल गए। प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं, काहे का न्यूमेरिकल ये, इससे अच्छी तो फिर थ्योरी थी अगर बच्चे को फंसाना है, ये तो कभी फंसेगा ही नहीं बच्चा इसमें। लो जी सामने देखना, ये पिछले से भी मुश्किल है बाबू, उसमें तो माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस करेंगे। कहता है प्रिपेयर द मार्केट डिमांड शेड्यूल फ्रॉम द गिवन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 3 इंडिविजुअल। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे बात, ये सिर्फ 3 इंडिविजुअल है इकोनॉमी में, ये बहुत अच्छी बात है बाबू, एक एक्स एक वाई और एक जेड, बहुत बढ़िया। 3 लोगों की डिमांड दे रखी है, मार्केट डिमांड कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा बाबू, ठीक है, पता लगे चक्कर चुक्कर आगे करते हुए। फिर आओ आगे बढ़ाते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ये निहायत तुच्छ बाबू कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर। कहता है जो फॉलोइंग टेबल है इसमें ना एक्सपेंडिचर शो किए गए हैं which Amit is willing to spend on a commodity X at various level of prices। कहता है जो अमित खर्चना चाहता है वेरियस प्राइसेस पर, कॉमोडिटी का नाम X है, कुछ भी समझो, बर्गर पिज्जा जो मर्जी। प्रिपेयर डिमांड शेड्यूल ऑफ अमित। कहता है अमित का ना डिमांड शेड्यूल बता दो। बाबू एक में माइनस करा, एक में प्लस करा, एक में डिवाइड भी कर लो, ठीक है, मुश्किल सम नहीं आने चाहिए कोई भी, ठीक है, ऐसे आसान आसान चलते रहने चाहिए। तो बाबू मुझे क्वेश्चन में वेरियस प्राइसेस पर एक्सपेंडिचर दिया गया है अमित का, सब सामने देखना प्लीज। सर वेरियस प्राइसेस दे रखे हैं 5 to 9, ये देखो 5 से लेकर 9 तक। एक्सपेंडिचर 100, 96, शायद 84, 84, 80 एंड 72। लोग उत्तर सामने देखना, इतने इतने रुपए अमित खर्चने को तैयार है, इतना इतना बेटा प्राइस हो जाए अगर मेरी कॉमोडिटी एक्स का, पहले बर्गर 5 का था, 6 का होगा तो क्या होगा, 7 का हो गया तो क्या होगा, 8 का हो गया क्या होगा, 9 का क्या होगा। बाबू उसने कहा डिमांड शेड्यूल बना दो। बेटा डिमांड शेड्यूल में प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी दिखनी चाहिए, तभी तो डिमांड शेड्यूल है वो। आपको याद है डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन, याद तो नहीं होगी। एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस कितनी डिमांड होती है ये बताता है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल में यही तो बताएंगे हम, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस कितनी कितनी डिमांड है। बाबू सब सामने देख रहे हैं। बाबू अगर 5 रुपए का प्राइस है किसी कमोडिटी का और 100 रुपए खर्च कर सकते हो, तो यानी कि कितनी यूनिट की डिमांड कर रहे हो बेटा, 20 यूनिट की तो कर रहे हो। 100 रुपए खर्च कर सकता हूं, 5 रुपए का एक प्रोडक्ट है, कितनी खरीद सकता हूं, 20 ही तो खरीद सकता हूं। अगर प्राइस 6 का हो जाए तो 96 ही कर सकता हूं। लो भाई लो, माइनस प्लस डिवाइड ना रह जाए, वो कह रहा सब कुछ सीख लो आज ही। मैं नहीं कर रहा भाई, क्या बोरिंग, ठीक है जी, कर लोगे वो तो आप, ओके बात, ये नहीं आना चाहिए पेपर में गलती से भी भाई, बहुत बुरा लगेगा मुझे। लो ये भी ना रह जाए। अब ये कह रहा मल्टीप्लाई रहेंगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल जेन्युइन, बनना बहुत जेन्युइन है, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब बहुत बढ़िया बात। कहता है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन बाय। बाबू डिमांड फंक्शन दिया गया, डिमांड फंक्शन कैसे लिखा जाता है बाबू, पहले क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू फंक्शनली रिलेट कर दिया प्राइस से, ठीक है। बाबू कहता है प्रिपेयर द डिमांड शेड्यूल इफ इट्स प्राइसेस वेरीज फ्रॉम 6 to 1। बाबू कहता है पूरा डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर कर दो अगर प्राइस वेरी करे 6 से लेकर 1 तक, तो बहुत बढ़िया। बाबू सबसे पहले डिमांड शेड्यूल QX इज इक्वल टू 12 माइनस 2PX, ठीक है जी, ये डिमांड शेड्यूल है। Q का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X, P का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, ठीक है जी। सर उसने कहा वेरियस, आपको डिमांड शेड्यूल रेडी करना है, मैंने आपको अभी बताया था डिमांड शेड्यूल किन दो चीजों से मिलकर बनता है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको बताना होता है वेरियस प्राइसेस पे कितनी वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड है,
बाबू उसने कहा प्राइस अगर 6 से लेकर 1 तक वेरी करे तो कितनी डिमांड हो गई। सर यहाँ पुट करते जाओ और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। सर ये px था 2px था, बस ये देख लो ये 2px था। हाँ मुझे डाउट तो हुआ, मैंने कहा यार मल्टीप्लाई थी, वो तो मैं देखने भूल गया। सर इधर देखना, सर p की जगह मैं पुट करूं प्राइस 6, सर 12 माइनस 2 इंटू 6 यानी कि 12, डिमांड इज 0। 5 पुट करना ये हो गया 10 यानी कि आंसर इज 2। 4 पुट करना ये हो गया 8, 12 माइनस 8 4। 3 पुट करना 6, 2 पुट करना 8, 1 पुट करना 10। मतलब चारों चीजें उसने जज कर ली कि थर्ड क्लास आपने ठीक से पढ़ी थी कि नहीं, उसे पता लगा आप थर्ड ठीक से पढ़ी थी। अब पूछेगा मुझसे, ठीक है जी। चल आओ, पढ़ी थी छोले देखे बात सुबह उसमें भी देखते तुम कहाँ तुमने ढंग से पढ़ी हो। आओ बेटा, कहता है देयर आर ओनली 3 कंज्यूमर एक्स वाई जेड। कितनी अच्छी लगती है ना बात। अगर एक देयर आर ओनली 140 करोड़ कंज्यूमर इन इंडिया, कितनी बुरी लगेगी बात। 140 करोड़ लोगों की डिमांड प्लस करते रहोगे पेपर में, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बाबू कहता है 3 कंज्यूमर है एक्स वाई जेड इन द मार्केट एंड देयर डिमांड फंक्शन आर गिवन एज। तीनों के अलग अलग डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है जी। देख लेंगे। फ्रॉम द गिवन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फंक्शन। बहुत बढ़िया बात बाबू। 3 इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड फंक्शन हैं, मुझे क्या करना है बेटा, मार्केट डिमांड फंक्शन रेडी करना है। सर आपको भी पता है मार्केट डिमांड क्या चीज होती है। सारे इंडिविजुअल की डिमांड को क्लब कर दूं, प्लस कर दूं, बन गया मार्केट डिमांड। यानी कि अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मार्केट डिमांड फंक्शन इज रेडी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द मार्केट डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। कहता है मार्केट डिमांड भी कैलकुलेट कर देना अगर प्राइस 10 है। बहुत बढ़िया, इधर देखना सब। सर मुझे डिटरमाइन करना है सबसे पहला काम मार्केट डिमांड फंक्शन। बेटा क्वांटिटी डिमांडेड पूरी मार्केट की किसके बराबर होती है, तीनों कंज्यूमर की डिमांड के, तीनों कंज्यूमर की डिमांड के। सर मार्केट की डिमांड बनती कैसी है, 3 ही तो कंज्यूमर हो, ऑल द कंज्यूमर्स की डिमांड जोड़ दो, बन गई मार्केट डिमांड। सर 3 ही कंज्यूमर है, एक्स की डिमांड जोड़ दो, वाई की डिमांड जोड़ दो और जेड की डिमांड जोड़ दो, ठीक है जी। बाबू एक्स की डिमांड कितनी दी हुई है 30 माइनस 2p, वाई की कितनी दी हुई है 40 माइनस 3p और जेड की कितनी दी हुई है 50 माइनस 4p। मैं तीनों को जोड़ रहा हूं सर, 30 40 और 50, 120 माइनस 2p 3p 4p 9p, बन गया मार्केट डिमांड फंक्शन। सिंपल, तीनों कंज्यूमर के डिमांड फंक्शन को जोड़ दिया मैंने, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को, बन गया मार्केट डिमांड फंक्शन। बाबू कहता है मार्केट डिमांड भी बता दो अगर प्राइस 10 हो जाए। बेटा प्राइस को 10 पुट कर दो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 90, यानी कि मार्केट डिमांड कितनी होगी 10 के प्राइस पे 30। क्लियर बेटा बात। 5 एग्जांपल डन, लास्ट वन। सर समझ में नहीं आया किसी को, कुछ बताओ, कुछ समझ में आया किसी को, समझ में आया रौनक, लास्ट वन करें। चलो चैप्टर को पैकअप करने जा रहे हैं बेटा। बाबू कहता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड फंक्शन QD इज इक्वल्स टू 40 माइनस 5p आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और मुझे कहता है कुछ चीजों के आंसर कर दो। कैलकुलेट डिमांड एट प्राइस 2। बाबू मुंह जवानी कर देते हैं। बाबू अगर प्राइस 2 हो जाए तो डिमांड कितनी, इसमें 2 पुट करना 30। बाबू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 10 हो जाएगा, 40 माइनस 10 30, आंसर आ गया। बाबू कहता है कैलकुलेट प्राइस व्हेन डिमांड विल बी 0। प्राइस बता दो अगर डिमांड 0 हो जाए। बेटा डिमांड को 0 रख दो, उसने कहा प्राइस बताना है इस बार जब डिमांड 0 हो जाए। बाबू डिमांड को रखो 0। आओ जी, वैसे तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि आंसर 8 आने वाला है, पर फिर भी अगर कैलकुलेट ही करना है मुझे प्राइस बताना है जब डिमांड 0 हो जाए। मैंने डिमांड को रखा 0। बाबू 5p उधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, p की वैल्यू आ गई बेटा 8, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट वन बाबू कहता है कैलकुलेट डिमांड व्हेन प्राइस विल बी 0। डिमांड कैलकुलेट कर दो अगर प्राइस 0 हो जाए। यहाँ 0 पुट करोगे पूरी टर्म ही 0 हो गई,
एन की डिमांड कितनी आ रही है 40। खत्म। आपके लिए होमवर्क है 6 मिनट के 6 क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। कल आएंगे प्यारे बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नया चैप्टर शो करके। रखते हैं आज के लिए इतना ही है।